ने बयान दिया कि हमारी तरफ से किसी प्रकार का ऐसा कोई संवाद ना गया है, ना प्रस्ताव आया। खैर, एक योजना शुरू हुई 1954 में, 1 यूनिट योजना। इसके तहत हमने क्या किया, वहां सेटिंग करनी शुरू की। तो जो 4 राज्य थे उसमें से 3 को बना लिया कि वो पाकिस्तान में मिल जाएंगे, कलात के साथ नहीं रहेंगे। तो कलात के खान को दे दिया धोखा, उन्होंने दे दिया धोखा, तो वो रह गए अकेले। जब अकेले रह गए तो उन्होंने क्या किया, मोहम्मद अली जिन्ना के साथ थोड़ी सी जान पहचान करी कुछ, कि भाई थोड़ा पड़ोसी पाकिस्तान से मदद मिलेगी। और एक बार ये हुआ कि किसी समझौते के नाम पे उनको उठा के ले गए, पकड़ के उनसे ज़बरदस्ती साइन करा लिए पाकिस्तान ने, ऐसा इन लोगों का कहना है जो वहाँ आंदोलन कर रहे हैं। तो अब आप जो तस्वीर देखेंगे उसके हिसाब से एक मीर अहमद खान की लीडरशिप में एक स्वतंत्र जो देश बना था, उसको पाकिस्तान ने साम दाम दंड भेद से फ्रॉड करके, समझौता करके, सेटिंग करके, पॉलिटिक्स करके, चाल चल के अपने अंदर मिला लिया। तो क्या हुआ कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो कहते हैं कि हम एक आज़ाद देश हैं, और पाकिस्तान जो है निश्चित तौर पे ज्यादती कर रहा है उसके साथ। अगर आप बलूचिस्तान का डेवलपमेंट देखोगे और बाकी पाकिस्तान का डेवलपमेंट देखोगे, हालांकि अब तो बाकी पाकिस्तान की भी हालत ख़राब है, लेकिन बलूचिस्तान की उससे भी ज़्यादा ख़राब है। वो सिर्फ और सिर्फ पूरे पाकिस्तान की जीडीपी में अपना 3% उसकी भागीदारी है। इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। सिर्फ जंग, निर्जन इलाके, पत्थर लक्कड़ वगैरह टाइप का मामला, एकदम जैसे अफगानिस्तान के आप देखते हैं इलाके, पहाड़ों में, गुफाओं में लोग रह रहे हैं, किसी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, गांव बसे हुए हैं, बस ये है बलूचिस्तान। ये हालत बना के पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की छोड़ दी है। तो ये जो 2-3 रीजन हैं कि एक तो बलूचिस्तान जो है वो पिछड़ा, और दूसरा उसकी जो एक पावर थी उसको इन्होंने छीन लिया, यानी एक देश की स्वतंत्रता को छीन लिया और उसके साथ भेदभाव भी किया, उसका विकास करते रहते हैं। भाई पीओके में भी तो पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो की हैं, फिर मैं उधर जाऊंगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे कई अच्छे शहर इन्होंने विकसित कर दिए हैं, ताकि मीरपुर है जैसे, उसको कहा जाता है छोटा लंदन, ताकि जो है वहाँ लोग जुड़े रहें। तो ये जो बलूचिस्तान है इसके साथ में भेदभाव की वजह भी, और दूसरा वहाँ के लोग ये कहते हैं कि यार हम तो यहाँ पे स्वर्ग बन सकते हैं। कैसे स्वर्ग बन सकते हैं? तो अब आप पिछले दिनों चले जाओ, कुछ समय पहले की बात है, सितंबर महीने की। सितंबर में एक खबर आई थी कि बलूचिस्तान के पास, बलूचिस्तान की सीमा पे जो समुद्री किनारा है, अगर बलूचिस्तान एक देश होता तो वो बलूचिस्तान का समंदर होता अरब सागर में, उसके नीचे अकूत भंडार निकले हैं कच्चे तेल के, बगल में ईरान है। तो वो जो भंडार निकले हैं तेल के, वो अपने आप में एक बड़ी खनिज है, प्रॉपर्टी है। इसके पहले भी बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों से गैस और तेल का खनन पाकिस्तान करता रहा है। इसके अलावा वहाँ के जो रेकीदीक है, वहाँ सबसे बड़े सोने और तांबे के भंडार हैं, और कुल मिला के 200 बिलियन डॉलर से ज़्यादा, 200 अरब डॉलर से ज़्यादा का सोना और तांबा है बलूचिस्तान की धरती के नीचे। इसके साथ साथ बलूचिस्तान में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कोयले का भंडार है, यानी कोयले की खदान दुनिया की चौथी सबसे बड़ी उस बलूचिस्तान के पास है। आप सोचिए कि एक इलाका जो जंगलियों का जीवन जी रहा है, बंजारों की तरह रह रहा है, उसके पास खनिज संसाधन इतने हैं। पाकिस्तान इन संसाधनों को खनन तो कर रहा है, इनका दोहन तो कर रहा है, लेकिन वहाँ के लोगों को कुछ नहीं दे रहा है। और इसके साथ साथ वो अगर थोड़ा मेहनत कर ले पाकिस्तान, तो ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकता है। इसके साथ साथ तेल और गैस हैं जो बहुत बड़ी तादाद में मिले हैं, और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा हॉट केक, जो आज सबसे ज़्यादा अहम है, वो है लिथियम। लिथियम भी बलूचिस्तान में पाया जाता है, और ये चीज़ें बताती हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान की उपेक्षा का शिकार है, उसकी आज़ादी इन्होंने छीन ली। तो इन सारे बहुत सारे फैक्टर्स को अगर आप मिलाएं तो बलूचिस्तान के जो ये जो लिबरेशन आर्मी और जो दूसरे संगठन हैं,
इन लोगों के पास एक लेजिटिमेट कारण है पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने का। अब बात आती है भारत के इन्वॉल्वमेंट की। भारत का इन्वॉल्वमेंट कैसे हो सकता है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा एक नई चीज समझनी पड़ेगी। आप अक्सर पढ़ते होंगे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है? चीन ने एक लंबा कॉरिडोर बनाया है जिसके जरिए वो व्यापारिक रूप से दुनिया से जोड़ना चाहता है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि पाकिस्तान ने चीन के साथ भी खेल किया, अभी आप समझेंगे। पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। ये क्या है? ये है कि एक ग्वादर पोर्ट डेवलप किया जा रहा है बलूचिस्तान के समुद्र तट पे, और वहीं बगल में ईरान है और बहुत सारे दूसरे देश हैं जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं। तो इधर से बगल से आप तेल लोगे और यहां से तेल आपने उस पोर्ट पे उतारा, और वहां से तेल चीन तक कैसे पहुंचे, इसके अलावा चीन को मछलियां बहुत चाहिए होती हैं, पता नहीं कहां का निकल जाती हैं उसके शिप मछली पकड़ने के लिए, कई बार दूसरे देशों की सीमा में घुस जाते हैं। मछली की बहुत खपत है वहां पे। तो समुद्र के इस हिस्से से मछलियां भी पकड़ के, एक नक्शा मैं आपको दिखा रहा हूं कि वो यहां से घुसेगा बलूचिस्तान में, और बलूचिस्तान से ये 2015 में हो जाना था प्रोजेक्ट। हमारा जो एक और पोर्ट भारत का बन रहा है वो ईरान की सीमा पे बन रहा है, इसके पास ही बन रहा है, उसकी अलग कहानी है, उसमें मैं बता चुका हूं आपको। तो क्या होगा कि यहां से ये माल चढ़ाएंगे तो पहले कहां घुसेगा? बलूचिस्तान के अंदर। तो एक रोड बना रहे हैं, उस रोड से क्या होगा? गैस पाइपलाइन जाएगी, तरह तरह की रेल बनेगी, वहां से रेल चीन तक बनेगी, और साथ साथ उसके जो है वो और भी दूसरे तरीके जिनके जरिए वो यहां से ढुलाई कर सकते हैं समुद्री संसाधनों और प्राकृतिक संसाधनों की। तो क्या किया है पाकिस्तान ने? इस रास्ते को यहां से निकाला, बलूचिस्तान के अंदर एक लंबा रास्ता निकाला, और वो रास्ता निकालने के बाद ये रास्ता बाद में घुसता है पाक अधिकृत कश्मीर में। अब यहां देखिए भारत का दर्द दिखाई देगा आपको। और पाक अधिकृत कश्मीर से होके ये रास्ता जाएगा चीन। गुलाम कश्मीर कहना ठीक होगा, क्योंकि हम भारतीय हैं, हम मानते हैं कि वो कश्मीर हमारा है, तो हम पाक अधिकृत क्यों कहें, हम कहेंगे गुलाम कश्मीर। तो गुलाम कश्मीर के अंदर से होके वो चीन में जाता है। चीन का जो इलाका है वो है कशगर, वहां तक जाता है। तो आप खेल समझिए, यहां पर भी एक बंदरगाह जो इसने ग्वादर में बनाया है उसकी जगह थोड़ा सा हटके पाकिस्तान अगर चीन को बंदरगाह बनाने की जगह देता तो चीन को इस बवाल की जड़ बलूचिस्तान से नहीं गुजरना होता, बल्कि कराची के पास बंदरगाह से ही वो अपना तेल वेल जो कुछ ले जाना चाहता है, मछली वछली, वो ले जा सकता था, और पूरा रूट पाकिस्तान के अंदर से हो सकता था। कहीं पे भी बलूचिस्तान की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन बलूचिस्तान की समस्या है जिसको ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उनको काबू नहीं रख पा रहे हैं, वो लड़ रहे हैं। तो इनको लगा चीन का साथ मिल जाएगा, तो चीन का कांटा वहां फंसा दिया इन्होंने। अब चीन क्या कर रहा है? वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है। अब चीन निकलने की कोशिश कर रहा है तो वहां पे क्या होगा कि चीन एक तो यहां पे फंसाया उसको, दूसरा भारत के साथ भी फंसा दिया कि पीओके के अंदर से अगर आप लाइन निकाल दोगे, रेल लाइन निकालोगे, रोड निकालोगे, तेल गैस की पाइपलाइन निकालोगे, तो क्या होगा? तो भी ये होगा कि भारत के पीओके पे भी पाकिस्तान का कब्जा, यानी दो विवादास्पद क्षेत्रों पे कब्जा जमाने के लिए पाकिस्तान ने चीन को आगे किया, चीन को उलझाया। आप समझिए चालबाजी। इसमें क्या हुआ कि चीन जो है वो फंस गया। अब बलूचिस्तान में चीन के लोग रोज पीटे जा रहे हैं। जहां पे हाथ आ जाते हैं वहां पर बलूच लोग हमला कर देते हैं। जहां हाथ आ जाते हैं ये सारे जो संगठन वहां घूम रहे हैं, ये चीनी नागरिकों पे हमला करते हैं। तो ग्वादर पोर्ट का काम अटक गया है। सारी की सारी वो कंपनियां वहां पर काम कर रही थी, वो कंपनियां वापस चली गई हैं। वो कह रही हैं कि भैया अब हम यहाँ काम नहीं कर पाएंगे। तो 15 में जो होना था वो अभी तक नहीं हो पाया है, 25 हो गया है।
तो इस तरह से 25 होने वाला है, इस तरह से ये पूरा एक जगह फंसा। दूसरा पीओके के कारण भी है। देखिए, बाल्टिस्तान और गिलगिट जो है वो पीओके से लगा हुआ है। अगर चाहता, हालांकि वो भी भारत का अधिकार है उसमें, भारत ऐसा मानता है कि वो हमारा हिस्सा है। अगर चाहता पाकिस्तान तो यहां से कराची बंदरगाह से लेके अंदर पाकिस्तान से घुमाते हुए और निकाल देता, लेकिन उसने जानबूझ के पीओके को भी उलझाया। अब भैया, अगर मेरे पीओके को किसी एक ऐसे कॉरिडोर से खतरा होगा जिसको चीन बना रहा है, तो मैं चीन से भिड़ने के बजाय मैं चाहूंगा ना कि कुछ ना कुछ ऐसा हो या कुछ लोगों के साथ मेरे म्यूचुअल इंटरेस्ट मिलते हो जो इस कॉरिडोर को रोक सके। तो मुझे लगेगा कि बलूचिस्तान के लड़ाके भी इनके साथ लड़ रहे हैं। अगर मैं बलूचिस्तान के लड़ाकों को सपोर्ट करूं, ये जो लॉजिक मुझे लगता है जिसके कारण भारत हो सकता है बलूच लिबरेशन आर्मी को मदद कर रहा हो। मोदी जी भी लाल किले के भाषण से याद होगा आपको, एक बार ये सब बोल चुके हैं। तो अगर ये वहां पे डिस्टरबेंस हो जाए, वो कॉरिडोर वहां पाकिस्तान के अंदर ही ना बन पाए या बलूचिस्तान का जो हिस्सा है वहीं ना बन पाए, तो मुझे पीओके में सिर मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और पाकिस्तान भी देखिए, वो बाल्टिस्तान गिलगिट वाला जो इलाका है वो पाकिस्तान का बॉर्डर वहां से निकलता है, चीन से मिलता है, लेकिन उसने पीओके के अंदर से निकाला। एक से एक शरारती लोग होते हैं दुनिया में। तो चीन को दो जगह उलझा दिया। तो चीन को अगर कॉरिडोर चाहिए तो अपना भारत से पीओके में निपटो और वहां उनसे निपटो, दोनों कांटे में निकाल दूंगा। लेकिन हुआ क्या, चीन को ही अपनी दुकान समेट के जाना पड़ा। लेकिन चीन अगर ये कॉरिडोर बनाता, इसके अंदर बहुत सारे इंटरेस्ट पाकिस्तान के भी थे, पाकिस्तान को बड़ा लाभ होना था, क्योंकि ये कॉरिडोर जो बनाया गया था, इस कॉरिडोर में जो भी चीज़ें ढुलाई होकर सामान वामान उस कॉरिडोर से जाना था, उनका पाकिस्तान भी इस्तेमाल करता और पाकिस्तान को अरब की खाड़ी में, अरब सागर में एक नया एक्सेस मिलता। और ख़ास तौर पर ये बाल्टिस्तान के और ये जो आपका बलूचिस्तान के खनिज हैं, गैस है, अब ये गैस की जो खनन करने जा रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं, इसकी पाइपलाइन के ज़रिए इसको एनर्जी मिल जाती, इसको बहुत फ़ायदा हो जाता। लेकिन इसने क्या किया, सियान पत्ती में सोचा कि चीन बनाएगा ही, फ़ायदा तो हमको हो ही जाएगा, साथ साथ अपने दुश्मनों को भी निपटा लूँ। तो ये उस तरह से फंस गया। तो अब आप एक पूरा 360 डिग्री समझे होंगे कि ये ब्लास्ट क्वेटा में क्यों हुआ। मैं फिर कहता हूं, आपका कितना भी जायज आंदोलन हो, आपको सचमुच आज़ादी की लड़ाई आप लड़ रहे हो, लेकिन आज़ादी की लड़ाई में आम लोगों पे हमला मत करो, क्योंकि ये आम लोग कहीं से भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। जो रेलवे में वहाँ पे बैठ के बेचारा सफ़र करने जा रहा है ट्रेन में, वो आदमी कहीं से भी इस चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं है कि ये क्या हो रहा है वहाँ पे और क्या हो रहा है यहाँ पे और किस तरह से बलूचिस्तान में हो रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। वो अपनी रोजी रोटी कमाना चाहता है। सिर्फ इसलिए तुम उसको कब्जा, उन पे हमले करोगे क्योंकि वो एक भूभाग में रहते हैं। क्या किसी आदमी का सिर्फ ये कसूर है कि वो पाकिस्तान में रहता है तो हम उसके अनिष्ट की कामना करें? क्या किसी आदमी का सिर्फ ये कसूर है कि वो सीमा के इस तरफ रहता है तो वहां का पाकिस्तानी चाहेगा ये मर जाए? अरे राजाओं का मामला है, राजा हम लोगों से टैक्स वसूल के और अपना राज चलाते हैं। वो पूरी दुनिया में यही होता है। वो राजा का नाम चाहे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार कर दो, कुछ कर दो, तो ये सत्ता तंत्र है, तो जनता से टैक्स लेके और अपना राज करता है, ऐश करता है। तो ये सत्ता तंत्र क्या करता है, एक दूसरे की सीमा पे भी अतिक्रमण इसलिए करता है कि उसका टैक्स कलेक्शन का एरिया बढ़ जाए और जो प्राकृतिक संसाधन वगैरह है वो भी उसके कब्जे में आ जाए। तो भैया तुम लोगों की जो लड़ाई है सत्ता करने वालों की, बाकी लोगों की, और जैसे बलूचिस्तान वाले हैं उनको भी सत्ता से ही लड़ाई है और सत्ता से ही उनको अपना हक हासिल करना है। तो जो आदमी ट्रेन में जा रहा है उसको क्यों मार रहे हो यार? अब कश्मीर में भी ये शुरू हो गया। कश्मीर के आतंकवादी पहले सेनाओं पे हमला किया करते थे, उग्रवादी आतंकवादी जो भी कहना हो। अब क्या हो गया है, अब वो भी पता चला वो एक कोई मिस्त्री है, कोई कारपेंटर है, कोई गोलगप्पे वाला, उसको मार रहे हैं। उसको क्या पता भारत सरकार, वो बेचारा बिहार से गया वहां पे गोलगप्पे बेचने, 4 पैसे कमाऊंगा कश्मीर में। तो ये जो चीजें हैं, ये
इसको आतंकवाद बताती हैं। ऐसे काम करने वाले लोगों को किसी भी तरह से स्वतंत्रता सेनानी नहीं कहा जा सकता, चाहे वो लिबरेशन आर्मी नाम रख लें, लिबरल कुछ भी रख लें। वो कुल मिला के वो हत्यारे हैं। उम्मीद करता हूं कि इस पूरे मामले की समझ एक आई होगी बहुत सारे लोगों में जिनको ये नहीं पता है। और अगर आपको लगता है कि आपको कुछ जानकारी मिली है तो वीडियो आप साझा करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।